जो 5 इलेक्शन थे, मैं पहले दिन ही मैंने तय कर लिया था कि मेरा जो एम है वो राजनीति। आज के समय में जो राजनीति में आते हैं उनको बहुत जल्दी होती है कि कितनी जल्दी मैं घर बना लूँ, बंगला ले लूँ, गाड़ी ले लूँ। मैंने कहा एक गॉडफादर चाहिए, लोग बोलते हैं, जो दिल्ली में भी पकड़ हो और छत्तीसगढ़ में भी पकड़ हो जिसकी। स्वागत है भी हमारे पहले पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। थैंक यू। और शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जय जोहार, जय जय छत्तीसगढ़। बिल्कुल। कैसे हो भी आप? एकदम मस्त, बहुत फिट बिंदास। लग रहे हो। फिट रहना ही पड़ता है, राजनीति में है, और राजनीति में जो फिट नहीं है वो हिट नहीं हो सकता। बिल्कुल। और आप तो सुपर हिट हैं। हाँ, कर्म ही ईश्वर है। बिल्कुल। ये जो लोग पॉडकास्ट देखते हैं ना, वो चाहते हैं कि मैं ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन भी करूँ, और कोई जनता में चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल पॉलिटिकल क्वेश्चन भी करूँ। बिल्कुल। और आपकी तो दोनों ही लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपकी पर्सनल लाइफ से शुरू करते हैं। बिल्कुल। आपका पहला चुनाव 1 वोट से आप जीतते हैं। 1 वोट से नहीं, 9 वोटों से जीतता 9 वोट 1 वोट बराबर है, बराबर। बहुत छोटे अंक से। जी। एक्चुअल में पहला जो इलेक्शन था उस समय मेरी आयु थी 21 वर्ष। जी। और उस समय जिस जगह से मैं चुनाव लड़ा उस स्थान पे भिलाई स्टील प्लांट, जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, उस वार्ड में स्थित है। जी। और वहाँ पे सिर्फ जो है वर्दीधारी लोग रहते हैं। फायर ब्रिगेड कॉलोनी था, CISF के लोग थे और पुलिस वाले रहते थे उस कॉलोनी में। उस कॉलोनी में क्योंकि लगातार लोगों का ट्रांसफ़र होता था, जी। तो इसलिए संख्या बहुत कम थी। तो वोट भी जो है 542 के लगभग वोट पड़े थे, जिसमें प्रतिद्वंदी कांग्रेस को मिला। और उस समय चूंकि मैं राजनीति में नया था तो मुझे दल नहीं मालूम था कि दल होता क्या है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट चुनाव मुझे पहली बार लड़ने का अवसर मिला। और 9 वोट से मैं चुनाव, टोटल जो है मुझे 151 मुझे वोट मिले थे। स्ट्रैटेजी में आप नंबर 1 है। उसके बाद आपने 5 अलग वार्ड से चुनाव लड़े। कभी आप भाजपा के साथ थे, कभी आप किसी दल के साथ नहीं थे। क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं कि कंटिन्यू हर बॉल पे 6? और मैं ये कहना चाहूँगा, आपने कंटिन्यू 5 बॉल पार्षद वाले खेले, 6वां बॉल डायरेक्टली 6 मारा और MLA। देखिए, जो 5 इलेक्शन थे, जी। मैं पहले दिन ही मैंने तय कर लिया था कि मेरा जो एम है वो राजनीति है। और राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे आप समाज सेवा भी कर सकते हैं। जी। अगर मैं आउट हुआ तो मुझे मंच नहीं मिलेगा, जी। राजनीतिक मंच नहीं मिलेगा, कोई चीफ गेस्ट नहीं बुलाएगा, तो मुझे पार्षद का चुनाव लगातार जीतना होगा। और उसके लिए मेरे दिमाग में ये था कि हर बार आरक्षण होता है, जी। तो वार्ड हो सकता है आरक्षण की चपेट में चले जाए। जी। तो इसलिए जो है मैं अगले वार्ड की तैयारी करता था, अगर ये वार्ड ऐसा हुआ तो इस वार्ड से मैं चुनाव लड़ूंगा। और वही हुआ मेरे भाग्य के साथ कि जहाँ से मैं लड़ता था दोबारा लड़ने का अवसर नहीं मिला, और लगातार जो है सीट बदलते चला गया और चुनाव में जीत गया। और कर्म करके ही एक वार्ड में जब अच्छा काम करता था तो दूसरे वार्ड के लोग मुझे हाथों हाथ लेते थे। बिल्कुल। तो ऐसा सिलसिला चला ये 25 वर्षों का। बिल्कुल। और मैं एक सवाल पर्सनली करना चाहूँगा। बिल्कुल। कुछ आने वाले इस समय में नगर निगम के चुनाव हैं, और मैं कह सकता हूँ कि आप इसके स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है। जी। अब मुझे पार्षद का चुनाव लड़ना है। आप मुझे बताइए, मेरे जैसा एक युवा जो ये देख रहा है, कैसे क्या स्ट्रेटजी अपनाएं और पहली बार में आपकी तरह चुनाव जीते, ठीक है, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ। तो एक जो एस्पायरिंग पॉलिटिशियंस हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, जो पार्षद का इलेक्शन होता है, वार्ड मेंबर का जो इलेक्शन होता है, वो टोटल व्यक्तिगत इलेक्शन होते हैं। उसमें दल बहुत ज़्यादा मायने नहीं करता। उसमें ये होता है कि अंकल जी ये चाहते हैं कि मेरा बेटा जो जनप्रतिनिधि मेरा पैर छुए। जो आंटी जी है वो चाहती कि बेटा मेरे को कभी पिकनिक घुमाने ले जाए। जो बेटे बहू है वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब अच्छे से पास आउट हो जाए, अच्छे परसेंट ले आए, तो हमारा जनप्रतिनिधि हमारे बच्चों को सम्मानित कर ले, और कहीं पे भी मिले तो भैया कैसे हो, भाभी कैसे हो, ये पूछ ले। वार्ड इलेक्शन में डेवलपमेंट बहुत मायने नहीं रखता। ओके। वो एक पार्ट हो सकता है, लेकिन आपको अगर वार्ड मेंबर का इलेक्शन का चुनाव जीतना है तो आपके व्यक्तिगत रिलेशन 3 पीढ़ी से होने चाहिए। पहला पीढ़ी अंकल आंटी, दूसरे जो है भैया भाभी, और तीसरे बच्चे।
और जो बच्चे हैं उस बच्चे का नाम आपको याद होना चाहिए कि किसका नाम चिंटू है, किसका नाम पप्पू है। और जब कहीं रास्ते पे मिले तो आपको इतना ही पूछना, पप्पू तू पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा है? तो उसको लगेगा कि अंकल मैं नाम जानते हैं, भैया भाभी को लगेगा अरे मेरे बच्चे का नाम याद है इनको, अंकल आंटी को लगेगा मैं बोलता था ना बहुत अच्छा बेटा है ये। तो आपको व्यक्तिगत रिलेशन तीनों पीढ़ी के साथ बनाना पड़ेगा, और जब तक आप ये नहीं बनाएंगे तब तक आप पार्षद का इलेक्शन नहीं जीत सकते। और दूसरा, जब है उनकी तबीयत खराब हो तो हॉस्पिटल ले जाने की भी भूमिका आप ही को करना है जी। दूसरा, उनके घर पे अगर किसी का जन्मदिन हो, आपको नहीं बुलाया गया है, अगर आपको पता चलता है तो आपको जाना चाहिए, बधाई देने जाना चाहिए। भैया भाभी की मैरिज एनिवर्सरी है तो उसमें भी आपको बधाई देना चाहिए। बिल्कुल। ये रिलेशन जब आप करेंगे तो वार्ड मेंबर जो है आप अवश्य चुनाव जीत जाएंगे। ये मूल मंत्र है। जो भी ये देख रहा है भाई, प्लीज सब आप लोग रेडी रहिए, ठीक है? ये सब करना होता है, और तीनों जनरेशन को, चाहे वो अंकल आंटी हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो योयो वाली जनरेशन हो, चाहे वो मोहम्मद रफ़ी वाली, आपको हर चीज़ के लिए रेडी होना पड़ेगा। भी आपकी लाइफ में आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का आप बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, तो कैसे आप उन्हें देखते हैं और क्या सीख मिलती है उनको आपसे? सीख तो मिल गई। मैं भी बिहार के एक बड़े नेता जो भी सेंट्रल मिनिस्टर है भारत सरकार में, उनसे मेरी मुलाकात हुई 3 दिन पहले एयरपोर्ट पे। मैं गया हुआ था बिहार, वहाँ मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तुम हूबहू जो है कर्पूरी ठाकुर हो। मतलब इतना बड़ा शख्सियत का नाम मेरे से मत जोड़िए, वो कहाँ और मैं कहाँ। बोले नहीं, जो तुम अलग अलग वार्डों से लड़े हो, कर्पूरी ठाकुर जी भी 8 बार के विधायक थे। ओके। और उन्होंने एक बार रिपीट कभी अपने विधानसभा में नहीं किया। आप जब भी वो चुनाव लड़े तो अलग अलग वार्डों से ही लड़े। दूसरी बात है, उनके अंदर सादगी है जी। वो जब उनको कार्यक्रम जाना पड़ता था तो वो उनको आराम चाहिए रहता था। जैसे सुल्तानपुर चले गए, वो चले गए, बिहार के अन्य राज्यों में अन्य जिलों में चले गए जी। कोई कार्यक्रम उनका तय था, तो उनको सोने के लिए क्या होता था, वो एक खुली जीप में पीछे गद्दा बिछा देते थे और उस गद्दे में अपना नींद पूरा कर लेते थे, तब तक दूसरा पड़ाव उनका आ जाता था। और उन्होंने ये सीख दी है जो आज के कलयुग में बड़ा मुश्किल है काम करना। उनकी जो जीवन है बड़े सादगी वाला था। वो कभी उन्होंने मुख्यमंत्री निवास नहीं लिया, कभी उन्होंने कोई गाड़ी नहीं लिया, उन्होंने अपना पेमेंट तक नहीं लिया। तो ये जो सादगी वाला आज के समय में बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको एक सीख अवश्य लेना चाहिए कर्पूरी ठाकुर जी से। अगर आपके पास कोई ऐसी समस्या आती है जिससे सामने वाले की समस्या का समाधान हो सकता है, तो उसके लिए आपको फ़ोन लगा के तत्काल उसका प्रयास करना चाहिए। कभी कभी आप प्रयास करते हैं तो सफलता मिल जाती है और सामने वाले के चेहरे पे खुशी आ जाती है। तो इसका ये प्रयास आपको करते रहना चाहिए। जैसे वो भारत के नायक थे, वैसे आप वैशाली नगर के नायक हैं। अभी वो भारत के जन नायक थे जी। और मैं नायक हूँ। जन नायक का ये सफ़र चालू है और आने वाले समय में मेरी भूमिका बिल्कुल कर्पूरी ठाकुर जी जो मैं आदर्श और प्रेरणा स्रोत हैं जी, वैसे बनने की कोशिश करूँगा। और जन नायक की उपाधि खुद नहीं लेनी चाहिए। जैसे आपको नायक की उपाधि जनता ने दी है, आपको इंतज़ार करना होगा, बहुत से अच्छे काम करने होंगे, तभी ये जनता आपको जन नायक भी बना सकती है। आजकल सबको नायक बनने का बहुत मन रहता है, लोग काम नहीं करते हैं, बट सबको नायक बनना है, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए आपकी रणनीति होनी चाहिए जी, और वो रणनीति सकारात्मक भूमिका में होनी चाहिए जी। आज के समय में जो राजनीति में आते हैं उनको बहुत जल्दी होती है कि कितनी जल्दी मैं घर बना लूँ, बंगला ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, कैसे मैं आगे बढ़ जाऊँ, कैसे मेरे आसपास बॉडीगार्ड्स घूमें, कैसे मैं चकाचौंध की दुनिया में चले जाऊँ। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज की राजनीति बदल चुकी है। आज आपको पोलाइट होना पड़ेगा, आज आपको झुकना पड़ेगा। और राजनीति में वही आगे बढ़ सकता है जो झुकना जानता हो, और झुक के जो है जन समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करना होगा। तभी जो है आज के समय में आप नायक बन सकते हैं। और नायक की उपाधि आपको अगर जनता देगी तभी आप नायक हैं। अपने बैनर पोस्टर में खुद से नायक लिखेंगे तो वो ठीक नहीं है। इसलिए सबको, आज की पीढ़ी को मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति में आए हुए लोगों को,
कि सकारात्मक दिशा में काम करे, जी। समाज सेवा करे। कब कौन आपको जन नायक बना दे कह नहीं सकते, भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए। मूवीज देखना पसंद है? बिल्कुल पसंद है। नायक मूवी देखी है आपने? नायक मैंने देखी। अनिल कपूर से लोग आपको अब कंपेयर करते हैं कि वहाँ पे भी इंस्टेंट सॉल्यूशन था, यहाँ पे भी इंस्टेंट एक्शन, इंस्टेंट सॉल्यूशन है। देखिए, हर मूवी कुछ ना कुछ सिखाता है, जी हर किरदार आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। जी आपके अंदर ललक होनी चाहिए सीखने की, जी कि मुझे कौन सा पार्ट उठाना है। जी और नायक की भूमिका मैंने अपने शुरुआत की, तो मैंने उस फिल्म को देख के मैंने शुरुआत नहीं की। जी कुछ ऐसे कुछ हुए प्रकरण चलते गए जो लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। कल एक बच्चा आया था मेरे पास रात को, मेरे बचपन का दोस्त है एक, उसकी जो बेटी है एक स्कूल में पढ़ती है। वो आया, उन्होंने कहा कि 5 साल से आपने स्कूल का फीस नहीं दिया है। तो मैंने कहा क्यों नहीं दिए? बोले मैं बर्बाद हो चुका हूँ, सड़क पे आ चुका हूँ। ओके। और अपनी बेटी को लाए थे। वो कह रहे थे कि मेरी बेटी जो है 12th में है, इस बच्ची का जो फीस है 1,76,000 1,76,000 ओके। फीस पे करेंगे तब बच्चों को हाफ ईयरली में बैठने नहीं दिया जाएगा, 12th का स्टूडेंट। तो मैं भाई स्कूल के अपने खर्चे होते हैं, टीचरों को पेमेंट देना होता है, डेवलपमेंट लगता है। आप अगर 1,76,000 2-4 हज़ार कम करने बोलेंगे तो चलो समझ आता है, वो हम अपने जेब से दे देंगे। तो उसने कहा कि मैं बोल भी रहा था कि इतनी बड़ी बहुत मुश्किल है। बच्ची ने कहा कि नहीं, चाचा के पास चलते हैं, चाचा मेरी समस्या का समाधान कर देंगे। मैं सोच में पड़ गया क्योंकि 1,76,000 था। लेकिन मैंने कुछ प्रयास किए। मैंने उनको कहा बेटा जाओ तुम, सुबह मैं 11 बजे तुमको फ़ोन कर। स्कूल प्रबंधन को मैंने बुलाया, मैंने कहा मैं विधायक हूँ और आपका छोटा भाई भी हूँ, आपसे बहुत पुराना संबंध है। जीवन में कुछ ऐसे काम होते हैं कभी कभी नहीं चाह के भी करना पड़ता है, और आप कोई अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, और ऐसी विपरीत परिस्थिति से कोई बच्चा उठता है तो उसको याद रहता है, वो बच्चा एक दिन बड़ा अचीव करेगा। डेफिनेटली। मैं आपको आने वाले 20 साल के बाद का इस बच्चे के परिवार का, इस बच्चे से साइन किया हुआ एक चेक दिलाता हूँ, और मेरे से दावा है ये बच्ची जो है एक दिन आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसको फीस की वैल्यू मालूम है। ये अपने माँ पापा की तकलीफ को देख रही है। अभी इस बच्चे को राहत दे दो आप, इस बच्चे से कोई पेमेंट की बात नहीं करना। और मैं वादा करता हूँ, और बच्ची को भी मैंने कहा, जिस दिन तुम आगे बढ़ोगे, जिस दिन तुम्हारे पास पैसा होगा, जब तुम कमाई करोगे, पेमेंट मिलेगा, तो वो जो पैसा है 10-10 हज़ार इकट्ठा करना, और अभी तुमको पैसा नहीं देना है, 15 साल 20 साल बाद देना। उस बात को सुन के उस प्रिंसिपल ने कहा कि मैं एग्री करता हूँ, आपकी बातों में दम है, इस बच्चे का भविष्य बनाना चाहिए हम सबको मिलके। और 2 मिनट में उसका समाधान हो गया। तो काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपके पास काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। और इससे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो भी आरजी कॉलेज में कोलकाता में हुआ, तो आपको कैसे लगता है कि हमें क्या छत्तीसगढ़ को इससे कुछ रेप लॉज में चेंजेस करने चाहिए नई जनरेशन के साथ? कैसे देखते हैं आप इसे? एक तरफ जहाँ हम माँ देवी की पूजा करते हैं, उसी तरीके से इसी देश में लोग ऐसे भी कृत्य कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या रेप लॉज में चेंजेस होने चाहिए? आपको ये समझना भी पड़ेगा, आपके दर्शकों को भी समझना पड़ेगा कि क्या पहले 90s में जी ये घटनाएं होती थी? बिल्कुल नहीं। और उस समय तो हमारे पास पुलिस भी बहुत कम होती थी, उसके बावजूद भी शांति रहती थी। लेकिन आज ही क्यों, इस कलयुग में, इस जनरेशन में ही ये घटनाएं क्यों घट रही है? कहीं ना कहीं हम सनातन धर्म से दूर हो रहे हैं। हम अपनी संस्कृति और संस्कार से हम काफ़ी दूर चले गए हैं। हम जब घर से निकलते थे तो बताते थे कि हम एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो हमारी मम्मी जो है दही जो है, मीठा दही हमको खिला के भेजती थी, और माथे पे तिलक लगाती थी। और वो तिलक ऐसा लगता था कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा शस्त्र है, उससे मनोबल बढ़ता था, और हम एग्ज़ाम में फाइट करते थे, और एग्ज़ाम हम पास करते थे। हम पूजा पाठ पे ध्यान देते थे, हम रामायण और गीता के कार्यक्रमों में जाते थे। दशहरे के समय में हम लोग इंतज़ार करते थे कि रामलीला कब होगा। आज उस सनातन धर्म से हम दूर हो गए।
और कहीं ना कहीं जो आज के जनरेशन में जो पब है, क्लब है और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब में हम उलझ गए हैं। और हमको लगता है कि आज मेरा बर्थडे है, कुछ नया करना है, क्या किया जाए। तो 4 दोस्तों के पास मैं सलाह के लिए जाता हूँ। वो 4 दोस्त बोलते हैं कि सुनना, नया वाला पब खुला है, चलते हैं वहाँ। लेकिन वही 4 दोस्त अगर ये बोल दे कि चलो छत्तीसगढ़ के हम माँ बमलेश्वरी के मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, उससे बड़ा जन्मदिन नहीं हो सकता। बिल्कुल। और हमको अगर बाहर जाना है तो चलो चलते हैं जम्मू, जहाँ पे माँ वैष्णो माता है। कोई ये भी दोस्त बोले चलो श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए आते हैं। जब वो दर्शन के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके आसपास जो वातावरण है अगर असामाजिक भी है तो उसको सामाजिक बनाने का प्रयास वो करेंगे। आप देखते होंगे कि गणेश पूजा में लोग जो है अपना भक्ति भाव बहुत लोग छोड़ देते हैं। आज का जनरेशन शराब पी के डीजे में नाचते हुए विसर्जन के लिए जाता है। लेकिन यही माँ दुर्गा जब आती है तो सब डिसिप्लिन में आ जाते हैं। कोई चप्पल पहनना छोड़ देता है, कोई रात दिन उपवास रहता है 9 दिन। तो उसके कारण आप देखे होंगे इस 9 दिन में कोई क्राइम नहीं होता है। अगर हमको कलकत्ता जैसी घटना ना हो, उससे बचना है, तो सनातन धर्म पे ताकत लगानी होगी। उसे बचाने के लिए अपनी संस्कृति और संस्कार के लिए काम करना होगा, तभी जाके ये काम नहीं होगा। आपको लगता है कि इंटरनेट का नेगेटिव पार्ट है? जिस प्रकार से नेगेटिव पार्ट है वैसे ही एक दिन हम वापिस, आप देखेंगे, अभी मैं आपको कहूँगा कि अपना व्हाट्सएप खोलिए जी। आप मत खोलिए, मैं ही खोल लेता हूँ। बिल्कुल। मैं अपना व्हाट्सएप खोलता हूँ और इस व्हाट्सएप पे अभी जैसे ही इसको खोला मैं, अभी 999 पेंडिंग है मैसेज। अब वो देखिएगा लास्ट से उसमें मैंने कई अभी व्हाट्सएप नहीं खोले हैं। अब खोलने का मन नहीं होता, अब सुबह अखबार पढ़ने का मन होता है। फिर से वापस जी लौट रहा है। हम गांव से शहर की ओर आए थे। कोविड ने हमको सिखा दिया कि मिट्टी के घर में रहना है, वाटर हार्वेस्टिंग का काम करना है, बचाना है पानी। तो आंगन में अब ग्रेनाइट और मार्बल नहीं लगाना है। तो अब क्या होता है, अब फ्लैट नहीं खरीद रहे हैं, अब फ्लैट की कीमत का हम फार्म हाउस खरीद रहे हैं। और कहाँ खरीद रहे हैं? नदी के किनारे। तो एक अब ये जो है रिटर्न बैक हो रहे हैं हम। तो बैक हो रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना इफेक्ट नेगेटिव था वो हो गया 2000 से 2024 तक हो गया। अब आने वाला समय जो है सनातन की ओर भी हम बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हम जो है वापस गांव की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए सब अच्छा होगा। और नेगेटिव कोई इंटरनेट नहीं करता है, आपकी सोच को बदलना पड़ेगा। राइट। और मैं बोला कि सोच के बदलने के लिए आपको जिस भी धर्म के आप हैं उस धर्म की पूजा आपको करनी होगी, तभी जो है उस धर्म को मानने वाले अपनी संस्कृति और संस्कार को बचाएंगे जी। तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक होगा। जैसे गोविंदा जी हीरो नंबर 1 है, आप अब छत्तीसगढ़ के विधायक नंबर 1 बनते जा रहे हैं। हर रिकॉर्ड्स तोड़ के 23,000 प्लस मेंबरशिप आपने रिफिल करा के करवाए हैं। कैसा फील हो रहा है आपको विधायक नंबर 1 बन के? देखिए, विधायक नंबर 1 का दर्जा तो मैं नहीं मानता, बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने अपना पूरा समय बिताया है। लेकिन जो आपको पार्टी जवाबदारी देती है उसे एक बड़ी इच्छा शक्ति के कारण आपको निभाना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट नहीं देती तो क्या आप मेरा इंटरव्यू ले पाते? और किसी को सही में नंबर 1 विधायक बनना है तो उसकी परिभाषा भी मैं आपको बता देता हूँ। उसको 3 काम करना पड़ेगा। पहला काम, जिस पार्टी ने आपको जिताया है, जिस पार्टी ने आपको टिकट दी, आपकी पहचान बनाई है, उस पार्टी के साथ आप इच्छा शक्ति के साथ काम कीजिए जी। दूसरा, आपको जिस जनता ने जिताया है आपके विधानसभा में, प्रतिदिन उस विधानसभा के एक एक नागरिकों के टच पे आपको रहने की आवश्यकता है। चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे फेस टू फेस हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, आपको जनता के बीच रहना पड़ेगा। तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण, आप तभी संपूर्ण विधायक बन सकते हैं और विधायक नंबर 1 बन सकते हैं
जब आपको संसदीय कार्य प्रणाली आता हो। बिल्कुल। अगर आप विधानसभा में क्वेश्चन ही नहीं उठा रहे हैं, अपने क्षेत्र की परेशानियां ही नहीं बता रहे हैं, तो और आपको कोई संसदीय ज्ञान है ही नहीं, तो फिर आप विधायक नंबर 1 नहीं बन सकते। इसलिए संपूर्ण विधायक और विधायक नंबर 1 बनने के लिए ये 3 क्वालिटी आपको चाहिए। बिल्कुल। मुझे लगता है कि आप 5 साल जब पार्षद रहे होंगे तो आपका एक ड्रीम रहा होगा मेयर बनने का। नहीं, मैं बिल्कुल आपको नहीं? सच बताऊं, हम्म, क्योंकि मैं उस समय रास्ता चुन रहा था, हम्म, सोचता था हम्म, मैं वर्तमान में जीना पसंद करता हूँ। हम्म। मेरा एम था विधानसभा बनना, विधायक बनना, विधायक बनना। एम था। मेयर बनना मेरा एम नहीं था। हम्म, मैं ये अवश्य सोचता था कि आगे बढ़ूं कैसे। हम्म, मेरे पास तो कोई गॉडफादर भी नहीं है, और मैं सुनता हूं कि राजनीति में एक गॉडफादर चाहिए। राइट। तो मुझे एक शख्स मिले, उन्होंने कहा कि मैं उनके पास निराश होके गया। तब तक मैं चौथी बार मैं पार्षद बन चुका था। मैंने कहा कि एक गॉडफादर चाहिए, लोग बोलते हैं, जो दिल्ली में भी पकड़ हो और छत्तीसगढ़ में भी पकड़ हो जिसकी। जी। तो गॉडफादर लाऊं कहाँ से, और मैं राजनीति में आगे बढ़ कैसे पाऊंगा, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। तो उस सज्जन ने मुझे एक बड़ी लाइन कही, आपको गॉडफादर बनाना है ना? मैं बोला जी, लेकिन ऐसा नाम बताइएगा जो मेरा भविष्य तय कर ले। बोले ठीक, आपके गॉडफादर है कमल निशान, आपके गॉडफादर है भारतीय जनता पार्टी संगठन। भूल जाइए सब चीज, इस पार्टी में अपना कर्म कीजिए, 24 घंटे में 12 घंटे जो है इस पार्टी को दीजिए, और आपको कुछ नहीं सोचना है। यही गॉडफादर आपको जो है एक दिन ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। आज वही कारण है कि मैं पार्टी को समय देता हूं, और अपनी इच्छा शक्ति के साथ मैं 25,000 मैंने सदस्य बनाए हैं, और अभी भी निरंतर चल रहा है, जो हाईएस्ट है। सिर्फ एक चीज़ मुझे सीख मिला है इस सदस्यता अभियान से, कि जो जवाबदारी मिलती है उसे बिना बहानेबाजी के अपनी इच्छा शक्ति के साथ आपको काम करने की आवश्यकता है। राइट। तो आपको क्या मतलब वो कौन सी क्वालिटीज़ आपको लगती है लीडरशिप पे होनी चाहिए, क्योंकि एक लीडर का निशान है राइट, हर चीज़ पे नंबर 1। आपको जैसी पार्टी ने ये बोला होगा कि सदस्यता वो करवानी है तो आपने तुरंत शुरू किया है, आपने पूरे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए बहुत कम समय में। तो वो क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ एक व्यक्ति पे होनी चाहिए टू अचीव दिस मच इन लाइफ? वो क्वालिटी ये होनी चाहिए, जैसे मेरे पास जैसे ही प्रस्ताव आया, जब नरेंद्र मोदी जी सदस्य बने प्रधानमंत्री जी, तो मैंने दिमाग लगाया यही वो समय है जो मैं फिर से जनता के बीच जा सकता हूँ, मेरा रिव्यू हो सकता है। लोग देखना चाहते हैं कि 8 महीने से विकेश है कहाँ। तो यही वो समय है, चाहे मैं पहुँचूँ, चाहे मेरे माध्यम से मेरे कार्यकर्ता पहुँचे या सामाजिक लोग पहुँचे घर घर तक, यही वो समय है जानने का। अगर कोई मेंबर नहीं बनता है तो मैं समझ जाऊंगा वो मेरे पक्ष में भी नहीं है, मेरे पार्टी के पक्ष में भी नहीं। लेकिन जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में मैंने कहा था 1 लाख से जिता देना, अपने विधानसभा में कहा था 51,000 से जिता देना, 41,000 से मुझे जिताया गया। लोकसभा में 73,000 से हम जीते। और सदस्यता के लिए जब मैं घर घर तक लोगों को भेजा, जब मैं खुद गया तो लोग हाथों हाथ बने। और यही एक विधायक की क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको कोई पार्टी का कार्यक्रम मिलता है और कोई बहाना खोजते रहना चाहिए कि हम जनता के बीच में कैसे जाएं, कैसे हम पब्लिक से मिलें, कैसे हम इंटरेक्ट हो, ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। और मैं ये बहाना ढूंढते रहता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल, शिक्षक दिवस हुआ, बिल्कुल, तो मैंने 3200 शिक्षक, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे छोटा स्कूल हो, चाहे बड़ा स्कूल हो, सब शिक्षकों को एक साथ एक हॉल के नीचे माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों उनको सम्मानित कराया। मैंने कहा जितने 65 अबो बच्चे हैं 10th और 12th में, ऐसे 5,000 से ज़्यादा बच्चे निकले वैशाली नगर विधानसभा में, उनके स्कूलों पे जाके हमने उनको सम्मानित करने का काम किया, मेडल और सर्टिफिकेट से बच्चों का मनोबल बढ़ाया। अब वो सर्टिफिकेट जो है वो बच्चा अपने हॉल में सजाया है, और जो आता है मेहमान उसे पेरेंट्स बताते हैं कि हमारे विधायक ने हमारे बच्चों को सम्मानित किया। बिल्कुल। तो ये होना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ बहाने से जनता के बीच जाना चाहिए। आपकी विष्णुदेव साही जी से बात होती है लगातार। कैसे लगते हैं वो आपको? अरे बहुत सज्जन, और
बात क्या होती है वो बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। हमारी जब मुलाकात होती है, बात होती है, वो मुझे कहते हैं, और विधायक जी, और रिकेश कैसा है। रिकेश भी कहते हैं, कभी विधायक जी भी कहते हैं। और ऐसी सज्जनता, हम्म, ऐसे सरल व्यक्तित्व मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और ऐसे ही सरलता और सज्जनता, भी सबसे अच्छी बात आपको मैं बताऊंगा, जी। मैं जिस विधानसभा में हूँ, हम्म, उस विधानसभा में 3 सज्जन लोग हैं। हम्म, विधानसभा के उस मंदिर में जो भगवान है, जिसके पास हम लोग जाते हैं, हम्म, वो भगवान मेरे लिए डॉक्टर रमन सिंह जी है, बिल्कुल। जो उस मंदिर में बैठे हैं, जिसके पास हम अपनी पीड़ा बताते हैं। हम्म, वो इतने सरल स्वभाव के। हम्म, जो नेता विपक्ष हैं हम्म, कांग्रेस के, डॉक्टर चरणदास महन जी, वो भी इतने सरल और इतनी सरलता से अपनी बातों को कहते हैं। हम्म, और हमारे विष्णुदेव साई जी, हम्म, यानी हमारे विधानसभा में हंगामा का कोई कारण ही नहीं है। हम्म, तो तीनों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विष्णुदेव साई जी एक बड़ा व्यक्तित्व है, बहुत परिश्रम किए हैं, पार्टी को उन्होंने अपना जीवन दिया है। हम्म, प्रदेश अध्यक्ष कई बार वो जो है केंद्रीय मंत्री बने हैं। उसके बाद लोग तो आज का विष्णुदेव देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है, बिल्कुल। वो कई लोग नहीं जानते हैं। और राजनीति में उनसे एक चीज़ सीखने को मिलता है। हम्म, अगर राजनीति में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं है। आप अपनी वाणी से क्या शब्द कहते हैं, वो आपको सोच समझ के करना चाहिए। यही हमें विष्णुदत्त साई जी से सीखने का अवसर मिलता है। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल पर्सनल ताल को आपकी छेड़ना चाहूँगा थोड़ा सा। बिल्कुल। 9 अक्टूबर 2017 को आपकी माँ का देहांत होता है और 9 अक्टूबर 2023 को आपको विधायक की टिकट मिलती है। साक्षात माँ का आशीर्वाद है। और इस जीवन में हमारे जो लोग, हमारे जो पूर्वज है, जो पिता है हमारे, जो अभी पितृपक्ष चल रहा है, हमको ये लगता है वो दुनिया से चले गए। हम्म, ये लेकिन आपके जीवन की बड़ी भूल है। मैंने अपनी माँ को अपने आसपास महसूस किया है। मैं भी 4-5 दिन पहले कुछ बड़े विषय को सोच रहा था। विषय ये सोच रहा था कि कुछ अच्छा होने लगा है, परिवार में भी अच्छा होने लगा है, दोस्त यारों में भी अच्छा होने लगा है, आसपास भी बहुत अच्छा होने लगा है। जो जो मेरी माँ चाहती थी वो सब चीज़ अच्छा होने लगा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी। तो मुझे ऐसा लगता है वही वहाँ से बैठ के लगता है ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि मैं मोक्ष की प्राप्ति तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को तुम सक्षम ना बना लो या उनके जीवन में खुशहाली ना डाल दो, तब तक मैं जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं जाऊंगी। और मुझे ऐसा लगता है उन्हीं का ये आशीर्वाद है, उनके सामने ईश्वर भी नतमस्तक है, एक माँ के सामने। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं जो है। मिस करते हो आप उन्हें बहुत? ये पूछना चाहूँगा कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जल्दी हमारे देश में, इंडिया में आने वाला है। आप उसमें उसे कैसे देखते हैं और क्या कमेंट है आपका उस पर? लोग कह रहे हैं कि आज के समय में ये कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन मैं इसे मुश्किल इसलिए नहीं मानता क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत मैच्योर्ड है, परिपक्व हैं। और जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये समझ लीजिए कि असंभव को भी संभव अगर कोई कर सकता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। धारा 370 हटाने की बात हुई थी। लोग कहते थे देश जल जाएगा, लोग कहते थे कत्लेआम हो जाएगा। आज देखिए वही जम्मू कश्मीर शांति का टापू बन गया है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक भी घटना नहीं होती, कहीं देखने को सुनने को नहीं मिलता कि कहीं पत्थर फेंके गए। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन जो है सक्सेस होगा, और इसलिए होना चाहिए। मैं जिस दिन से चुनाव जीता हूँ, जनता के लिए काम कम कर पा रहा हूँ, इलेक्शन में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मेरा इलेक्शन हुआ, 3 महीने बीता नहीं, कि आचार संहिता लगा, कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और उसके बाद लोकसभा इलेक्शन आ गया, वो अलग इलेक्शन चला। थोड़ा वक्त मिला तो अब नगर निगम इलेक्शन आ गया, पंचायतों के इलेक्शन आ गए, अलग अलग राज्यों के, जहाँ पे हमको दायित्व मिलता है पार्टी से वहाँ पे जाने का, प्रचार करने का।
तो पूरा समय 5 साल जो है एक जनप्रतिनिधि डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, वो चुनाव में ही इंगेज हो जाता है। बिल्कुल। जब आप विधायक बने थे तो आपके शुरुआती कामों में से एक बहुत महत्वपूर्ण काम था, वो है छठ तालाब का। छठी मैया बहुत ही जल्दी आने वाली है, तो क्या होने वाला है, क्या तैयारी है? क्या पवन सिंह आने वाले हैं भिलाई? आप तो हमेशा सेलिब्रिटीज़ को बुलाते रहते हैं। हाँ, बुलाते रहता हूँ, लेकिन सबके पास इतना टाइम है, मतलब बिहार यूपी में जो है बड़े धूमधाम से मनाते हैं, तो ये सभी सेलिब्रिटी वहाँ चले जाते हैं। एक मेरे जीवन का सबसे बड़ा चैलेंजिंग था, रवि किशन जी आए थे, मैं इलेक्शन चल रहा था, जी। तो उस समय मैंने गंगा जल की कसम खा ली कि मैं ये बैकुंठ धाम का जो छठ तालाब है ये बना दूंगा। मैंने जब कसम खा ली तो लोग मुझे बोले तुमने क्या कर दिया? मैं बोला क्या हुआ? बोले ये बन ही नहीं सकता। मैं बोला क्यों? बोले सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, इसमें प्लॉट है लोगों के, वो अगर प्लॉट धारी वापस कोर्ट चले गए तो ये तालाब बन नहीं पाएगा, और 30 साल से किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो बना ले। मैं बोला क्यों? तो बोले कोई जनप्रतिनिधि नहीं बना पाया। आप कैसे गंगा जल की कसम खा ली, आप भी जुमला कर दिए। मैं बोला मैं हिंदू हूँ, और गंगा जल यानी गंगा माँ, और मैंने अपनी माँ की कसम खाई है, तालाब तो बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उसका टेंडर नहीं करवाया, मैंने जन सहयोग से 1.5 करोड़ रुपए की लागत से उस तालाब को मैंने निर्माण कर दिया, जो अब अंतिम रूप ले रहा है। प्लॉट धारी आए कि भाई आपने कैसे बना दिया? मैंने कहा आपको हम व्यवस्थापन करेंगे, और आप व्यवस्थापन नहीं भी कर पाए तो आपके छोटे छोटे प्लॉट हैं 8x10 के, आप जो है इस प्लॉट को ये समझ लीजिए कि माँ गंगा को आपने दे दिया, छठी मैया को समर्पित कर दिया। ऐसा 100 प्लॉट माता रानी आपको दे देगी। मैंने उनको कन्विंस किया, और वो तालाब आज अंतिम रूप ले रहा है। इसका मतलब भी वही है कि अगर आपकी काम करने की इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से जो है आपको सफलता मिलती है। आप हमेशा बहुत कंट्रोवर्सी के बीच रहते हैं, लोग आपको ला देते हैं, और ट्रोल्स भी बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रोल होता है, तो आप इसे कैसे देखते हो? और ये कंट्रोवर्सी, ये ट्रोल का क्या कॉम्बिनेशन है, इसे कैसे देखते हो आप? इसे मैं सकारात्मक दिशा में देखता हूँ। हाँ। राजनीति में नकारात्मक बातें हो या सकारात्मक बातें हो, ये आपकी उपलब्धि है। दूसरी बात ये है, आपके एब्सेंट में 5 लोग खाना खाने बैठे हैं और सिर्फ आपके नेगेटिविटी की बात चल रही है, तो आप सोचिए कि वो 5 लोग अपने जीवन का सब चीज़ भूल गए, सिर्फ मेरे विषय पे नकारात्मक बात कर रहे हैं और मेरी चर्चा कर रहे हैं 1 घंटा। ये मेरे लिए उपलब्धि का विषय है। और जो ट्रोल आप देखते हैं जो हो रहा है, जो उसमें मैं कई में काउंटर नहीं करता, जवाब नहीं देता। बिल्कुल। एक घटना हुई, मैंने वो बंद करवाया, तो एक लड़के और एक लड़की एक कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, वहाँ पे मेरे चुनाव का पोस्टर लगा हुआ था, तो वहाँ पे जाते हैं, वो कुछ अमर्यादित काम करते हैं, वो ट्रोल होता है। तो कई लोगों ने कहा कि सफाई दो, अपना बयान दो। मतलब मैं बयान नहीं दूंगा, ट्रोल होने दो। ट्रोल हुआ, मैंने बयान नहीं दिया। उसका ये असर हुआ, पूरे भारत देश में जो लोग मुझे नहीं भी जानते थे वो मुझे जान गए कि एक विधायक है विकेश सेन, जिसके ऑफिस पे ऐसा ऐसा गलत काम हुआ, जबकि मेरा ऑफिस भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं था। तो कभी कभी नकारात्मक चीज़ें भी आपके लिए चर्चा का विषय होता है। बिल्कुल, नेगेटिव इज बिगेस्ट पीआर। बिल्कुल राइट। तो हमने एक छोटा सा एक्सरसाइज प्लान किया है आपके लिए। मैं कुछ नाम लूँगा और उनका नाम सुनते ही आपको सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा वो बोलना है। हाँ। पर आप ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं। बिल्कुल। श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रेरणा स्रोत। श्री भूपेश बघेल जी, भूपेश बघेल जी नकारात्मक दिशा की ओर। डॉक्टर रमन सिंह जी, अजय योद्धा, अमित शाह, मार्गदर्शक, राहुल गांधी, सीखने की जरूरत। और मैं। आप सीख चुके हैं इस उम्र में। आप अगर मेरे साथ बैठे हैं तो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। नहीं, आपने हमें ये मौका दिया है, थैंक यू। ये मौका कोई नहीं देता। आपका प्यार, आपका जो चैनल है और जो आपका व्यवहार है वो आपको इस कुर्सी पे बैठाता है। आपका संघर्ष, आपका जो एम है कि मुझे ये करना है, मुझे कुछ सेलिब्रिटीज़ के, कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ लेने हैं, ये सोच, आप चाहते तो बिजनेस कर सकते थे, आप चाहते नौकरी कर सकते थे, लेकिन इस लाइन में जाए हैं तो कुछ सोच समझ के आप आए। आप उन सेलिब्रिटियों को बैठा रहे हैं
जो लोग कहीं ना कहीं देश के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। इस इंटरव्यू से कई लोग को बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल सकता है, इसलिए आपको बधाई अंकुश जी। मुझे तो लगता है मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री बनने का मन है आपका? देखिए, जो राजनीति में आता है उसको देश का प्रधानमंत्री भी बनना है बिल्कुल और सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक जाना है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको झूठ बोल दूं कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं है, ये गलत होगा। लेकिन आपको अपने कर्मों से, आप जब काम करते हैं तो लोग जब आपको इसी विधायक के रूप में आपके अच्छे कामों को देख के 8 महीने में ही अगर आपको प्रशंसा करते हैं तो मुख्यमंत्री पद से कम नहीं है। तो वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए। काम अच्छा करो, बहुत जल्दी सब कुछ पाने की इच्छा मत रखो, संघर्ष से आगे बढ़े हो, संघर्ष से लोगों के लिए काम करो। आप जब पार्षद रहे होंगे और चुनाव आने वाले होंगे विधानसभा के, तो कांग्रेस ने ऑफर दिया था क्या आपको? नहीं दिया था? क्योंकि उनको मालूम है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो बिकता नहीं है। वो इस लालच में नहीं जाता कि मुझे लोकसभा या विधानसभा का टिकट चाहिए। पार्टी का कार्यकर्ता का सिर्फ एक वसूल है कि मुझे भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, बस अंतिम सांस तक भाजपा चाहिए। भाजपा भाजपा भाजपा, बस अंतिम सांस तक। और पार्टी कार्यकर्ता जो होता है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा का व्यक्ति सिर्फ एक चीज़ चाहता है। आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात किए, उस पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ ये चाहता है कि जब मेरी अंतिम यात्रा निकले तो कमल निशान जो है वो मेरे सीने पे हो, जब अर्थी निकले तो। ये पार्टी का कार्यकर्ता, इतना ही उम्मीद है पार्टी के कार्यकर्ता। सुबह उठते हो तो कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद है कि चाय? चाय, और बिना चाय के मेरी नींद नहीं खुलती। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। और भाजपा का चाय से तो बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है, क्योंकि हम चाय पे चर्चा करके हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उस पद पे पहुंचा दिए। बिल्कुल। तो भैया यही था हमारा पॉडकास्ट, छोटा सा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और आत्मविभोर, आपने बुलाया भी, आपने पूछा भी, आपने सब वो किया। आपके इस पॉडकास्ट चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। ऐसे ही आप निरंतर आगे बढ़ते रहे और एक दिन ऐसा आए, कभी आपको किसी नेता के पीछे भागना नहीं चाहिए, नेता आपके पीछे भागे कि एक बार अंकुश के साथ हमें बैठने का अवसर हो। ऐसा जो है देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी ऐसी इच्छा अंकुश के साथ बैठने की हो, ऐसी शुभकामना मैं आपको देता हूँ। तो थैंक यू यहाँ पे आने के लिए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू अंकुश जी। थैंक यू। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू।